बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मुश्किल फ़ैसले आप ज़रूर करें, लेकिन गरीब आवाम के लिए नहीं, तबक़े अशराफिया के लिए। गरीब आवाम और तनख्वाहदार तबक़े को क़ुरबानी का बकरा बनाना बंद कर दें। आप तो कौम पर बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करके बिजली गिराए जा रहे हैं। मुल्क का 2% तबका, उसे किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। न वो टैक्स देता है, न वो टैक्स देना चाहता है, न वो, और बल्कि वो मुल्क के जो ख़जाने की से जो मराहत हैं वो हासिल किए जा रहा है। अच्छा, उसे कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं होती। ज़रा मुल्क मुश्किल में आया, वो मुल्क से बाहर भाग गया। वही दोहरी शहरियत भी रखता है, उसे पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। ज़रा भी मुश्किल वक्त में आए, फ़ौरन दूसरे मुल्क में जाके रह गए। और इमरान खान उसी 2% तबके और अपने मुल्क में 1% अकायद रखने वाले, बल्कि उससे भी कम तादाद में, उनके मफादात की निगरानी कर रहे हैं और उसी को मुसल्लत करना चाहते हैं, बल्कि वो कहीं किसी हद तक मुसल्लत भी है। जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप भी उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न करें, और आप बिजली और गैस के निर्खों में IMF के हुक्म पर जो है वो इजाफ़ा कर रहे हैं। तो अगर ये आप कर रहे हैं तो फिर दूसरा तरीक़ा छोड़ दें। बिजली और गैस के बिलों का जो बिल का तरीक़ा है, वारदात है, वो ये है कि उनके इस्तेमाल पर उनकी कीमत में इजाफ़ा होता जाता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि इस तरह का जो है वो आप मजाक करें। और ये मजाक यानी आप रेट मुतय्यन करते हैं बिजली का, और उससे कई गुना ज़्यादा फिर वसूल करते हैं दूसरे रेट से। अब इन बिलों में स्लैब का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, और बिजली के मीटरों की रफ्तार को भी चेक करें। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये जो नेपरा है, ये इनके मफादात की निगरान है। सार्फिन के मफादात की निगरान ना ओगरा है ना नेपरा है। ये दोनों उन कंपनियों के मफादात की निगरानी करते हैं, साहूकारों के मफादात की निगरानी करते हैं, और आवाम के मफादात की निगरानी नहीं करते। क्या वजह है? इसके अफसरान यकीनन इन कंपनियों से रिश्वत खाते हैं, और कोई वजह नहीं हो सकती। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के मीटर तेज़ हैं, ये आपको ये शिकायत मौजूद है। इसको चेक करने वाला कोई मुतबादिल इदारा, इनके ऊपर निगरान इदारा नहीं है। अच्छा, गैस के स्लैब भी उसी तरीके से नुकसानदेह हैं। बिजली के यूनिट का रेट कम करें। इस तरीके से तो जो रेट आप मुकर्रर करते हैं, ये उससे, अगर आप इनको रेट 13 रुपये मुकर्रर करते हैं तो ये 26 रुपये लेते हैं लोगों से। ये इसको कोई चेक करने वाला नहीं है, कहीं किसी जगह पर कोई चेक नहीं करता। बिजली के बिल में जो हुकूमत भी जो है ना, उससे फ़ायदा उठा रही होती है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लेती है, जनरल सेल्स टैक्स लेते हैं। ये तो कंपनी से वसूल करें ना, एक आम आदमी से क्यों वसूल कर रहे हैं आप जनरल सेल्स टैक्स? और सारिफ पर क्यों उसका बोझ डालते हैं? एक बिल में 2 से 2,500 रुपये जो है वो सेल्स टैक्स की मद में होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ड्यूटी वो अलग है, उनमें से कोई ना कोई। अच्छा, जब मिसाल देता हूँ कि इलेक्ट्रिक जो है वो 300 यूनिट तक 13.76 रुपये फ़ी यूनिट लेती है, और 300 के बाद 23 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज करती है। और इसके अलावा अगर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को शामिल कर लिया जाए तो ये शरह 30 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुंच जाती है, जो अब तक नहीं है रेट। असल में इस्लामाबाद में ये निर्ख 13 रुपये 83 पैसे है, और उसके ऊपर
21 रुपये 22 पैसे और 700 रुपये से ऊपर 700 यूनिट से ज़्यादा जो है वो 24.37 रुपये पर यूनिट इस्तेमाल होता है। तो या तो स्लैब हो या ऐसे अपने तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म करें। किस बात का, जब ये स्लैब है तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का कोई सवाल नहीं पैदा होता। आप पहले ही जो है वो उस मद में ज़्यादा रकम वसूल कर चुके होते हैं। ये बहुत बड़ा डाका है आवाम की जेबों पर। अब अगर IMF के सामने ये किसी ने मुकदमा ही नहीं लड़ा, कह रहे हैं कि जी बिजली जो है वो महंगी करो। भाई महंगी किस लिए करो? बिजली तो पहले ही महंगी है, असल निर्ख से ज़्यादा महंगी है, जो निर्ख तयशुदा निर्ख है। IMF से किसी ने से मुआहदा किया है तो सबसे बड़ा दुश्मन गद्दार है, दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है और अवाम दुश्मन है, क्योंकि वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ ही नहीं सका है। तवानाई के मामले पर सौदा करने वाले दोनों ही गद्दार हैं, इमरान खान के शौकत तरीन हो या इत्तेहादी हुकूमत के मिफ्ता इस्माइल। ये दोनों जो हैं मुल्क को इक़्तिसादी तौर पर मफलूज करने के लिए, देखिए प्रोडक्शन अगर वो नहीं होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? सनतें नहीं चलेंगी, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, रोज़गार मैसर नहीं होगा, तो कैसे ये काम होगा? आपने तो मुल्क तवानाई की दोनों ज़राए पर, पेट्रोलियम पर कीमत बढ़ा दी, बिजली पे कीमत। अब प्रोडक्शन जो है आपकी क्या मुकाबला कर सकेगी आलमी मंडी में? आपको तो इसको सोचना ये चाहिए। आप ताजिर होते हुए नहीं सोच रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों आपने इतनी बड़ी हिमाकत और गद्दारी की। भारत में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ रेट हैं बिजली के, लेकिन 1 यूनिट बिजली का निर्ख जो है कम से कम ₹1.90 है और ज़्यादा से ज़्यादा ₹9.75 है। 10 रुपये कहीं नहीं है पूरे भारत में। यानी ये आंध्र प्रदेश का रेट था जो मैंने बताया, दिल्ली में 3 रुपये से लेकर 8 रुपये यूनिट तक, और गुजरात में 3 रुपये से 5 रुपये यूनिट तक, मुंबई में 4.32 रुपये से 9.27 रुपये यूनिट तक, और ये फिर कहीं पर तो ये आप उत्तर प्रदेश में 5 रुपये से 7 रुपये यूनिट तक, यानी अगर ज़्यादा हुआ। मगरबी बंगाल में 5.44 रुपये से 9.22 रुपये तक। इसी तरीके से इन अशिया की पैदावारी लागत जो है उनके यहाँ कम होती है, सस्ती बिजली है, और ट्रांसपोर्ट भी उस हिसाब से सस्ती है। भारत में 108 रुपये फ़ी लीटर है पेट्रोल, 108 रुपये। हमारे यहाँ अगर हिसाब लगाए तो उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है, उनके रकम के हवाले से भी लगा लें। और पिछले माह ये जो है रेट जो है वो 95.31 रुपये था। बांग्लादेश में जो है वो मुख्तलिफ़ सनतों में पाकिस्तान का मुकाबला कर रहा है, ख़ासकर टेक्सटाइल में। तो बिजली की फ़ी यूनिट कीमत जो है 3.33 रुपये से 9.98 रुपये तक है, और इंडस्ट्री के लिए 6.90 से लेकर 7.60 रुपये तक है। तो और ज़राअत के लिए जो है वो और 3.82 टका, यानी ये टका है, और ख़ित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में। तो IMF किस बात का मुतालबा कर रहा है? ये आपको तवानाई के ज़राए महंगे किए जा रहे हैं, और ये इमरानी हुकूमत का एजेंडा था जिस पर आप भी अमल कर रहे हैं। और अगर IMF से ये मुआहदा है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं, तो फिर खुद सोच लीजिए क्या है। हुकूमत का जो बजट का बड़ा हिस्सा जो है गैर पैदावारी सरगर्मियों में सर्फ होता है। दिफाई बजट में 6% इजाफ़ा हुआ। ये इजाफ़ा दिफाई सामान के लिए नहीं हुआ, ख़रीदारी पे नहीं, बल्कि सिर्फ तनख्वाहों पे खर्च होगा। यानी 1.82 अरब रुपए की रकम सिर्फ तनख्वाहों पे, और तनख्वाहें कितनी हैं उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अच्छा, अमेरिका की साजिश पे अमल करते हुए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीन से पेट्रोल मंगाने पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी, यानी उसको और महंगा कर दिया। लेकिन अफसरान के पेट्रोल के
को जो है वो 100 लीटर तक महदूद नहीं किया, 500 लीटर से कम नहीं किया गया। और बिजली के बिल जो है वो मुफ्त उनके अनलिमिटेड दिए जा रहे हैं। भाई उनकी इतनी लाखों रुपए की तनख्वाह है, वो उनसे कहें बिजली का बिल अदा करें अपना। बजट में स्टील मिल्स, पीआईए जैसे इदारों की बहाली के लिए कुछ नहीं है। इन इदारों को बहाल करने के लिए कोई मंसूबा नहीं है और मुल्क की बरामदात में इजाफे का कोई मंसूबा नहीं है। कराची में मास ट्रांजिट के मंसूबे पर काम होता नहीं दिखाई दे रहा। आईएमएफ के दर पर गए, आईएमएफ ने सुना भी नहीं, एफएटीएफ का अजाब जो है वो अलग मुसल्लत है। ये सारा इमरानी हुकूमत का मुसल्लत करदा है, तो इससे आपको निजात मिल गई थी। इस नासूर को काट के फेंकना चाहिए था, लेकिन आप उसे गले से लगाए हुए। जनाब वज़ीर आज़म साहब, मुश्किल फ़ैसला तो है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। मुश्किल फ़ैसला किसके लिए लेना पड़ेगा? अमीरों के लिए। हुकूमत के कई महकमे बिला ज़रूरत कायम हैं, उनको ख़त्म कीजिए, और जो महकमे कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, और ग्रेड जो है 19 तक के जितने भी अफसरान हैं उनको बरतरफ कर दिया जाए, क्योंकि उनकी नाकामी है, उनके महकमे नाकाम हैं, और बस उनको रिटायर करके भेज दिया जाए। और जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको दीगर महकमों में ज़म किया जाए। अदब और लिटरेचर के नाम पर कई इदारे कायम हैं जो सिर्फ रकम खा रहे हैं, उनकी कारकर्दगी सिफर है, उनका हिसाब लिया जाए, ख़त्म किया जाए। उनको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इदारों की। रिटायर्ड अफसरान को जहाँ जहाँ दोबारा मुलाजमत दी गई है वहाँ से उनको बरतरफ किया जाए, क्योंकि अमूमन फ़ौज से रिटायर लोगों को इन महकमों में रखा जाता है। वो अफसरान फ़ौज से भी पेंशन लेते हैं, महकमे से भी तनख्वाह लेते हैं। इस तरह तो इसकी जगह किसी और नौजवान अफसर को वहाँ पर मुलाजमत दी जाए तो एक नए ख़ानदान को रोज़गार मिलेगा और उसकी महकमे की कारकर्दगी भी बेहतर होगी। रिटायर्ड आदमी तो थक जाता है ना, उसको ज़रूरत ही नहीं होती है। ये सब कुछ पीटीआई ने किया था, और उसका नतीजा यही है कि अब जो है वो उनके लिए जो रिटायर्ड अफसरान जो हैं वो शोर मचा रहे हैं पीटीआई के लिए। वो उसकी वजह यही थी कि इन सबको नौकरियां दी गई थी, और उन लोगों की नौकरियां दी गई थी जो नौजवानों की थी, जिससे बेरोज़गारी नौजवानों में बढ़ी है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। तो अब अगर किसी को ज़रूरी है रिटायर्ड अफसर को मुलाजिम रखना, तो उसकी पेंशन बंद कर दें, वो सिर्फ इसी तनख्वाह पे गुजारा करे जब तक वो इस में, और फिर जब इसको छोड़ दे तो वही पेंशन उसकी बहाल कर दें, लेकिन इस महकमे से फिर पेंशन ना मिले कि डबल पेंशन मिले। तो ये जो सिलसिला है इसको ख़त्म किया जाए। अब किसी भी जो है वो ये सब तोहफे जो हैं ये हमारे पास यानी पेंशन की मद में जो है ना 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाखों 20-20 लाख 30-30 लाख पेंशन दी जा रही है, तो सब शर्मनाक बात है। ये साबिक़ जजों को 15-15 लाख 20-20 लाख माहाना पेंशन है। किस लिए? उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है? लाखों मुकदमे जो हैं वो ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने छुट्टियां करते हैं। जब इतनी लंबी तनख्वाह लेते हैं तो साल में छुट्टियों की क्या ज़रूरत है? कौन सा बोझ है इनके ऊपर? कौन सी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं? ये 15 लाख 20-20 लाख और रिश्वतें अलग। तो वो सरासर नाइंसाफ़ी है, और इनकी जो पेंशनें हैं वो 5 से 2.5 लाख तक महदूद की जाएँ। बचत करें, कौम के साथ ये भी कुर्बानी दें, और ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब ग्रेड इनको अगर 20 लाख देनी है पेंशन, तो ग्रेड 1 के मुलाजिम को भी 1 से या 2 लाख पेंशन दें माहाना। लेकिन ये मुमकिन नहीं है ना। जनाब वज़ीर आज़म, एक और मुश्किल फ़ैसला कीजिए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ग्रेड 21 के अफसरान की तनख्वाह अक़वाम मुत्तहिदा के इसी मसावी ग्रेड के अफसरान की तनख्वाह से 12% ज़्यादा है। 12%। एक गरीब मुल्क के अफसरान की इस तरह की अय्याशियाँ। जब ये रिटायर होते हैं तो मुल्क की दौलत बाहर ले जाते हैं, मुल्क को गालियाँ देते हैं पाकिस्तान को, और इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। सबसे पहले ये मुल्क से बाहर भागते हैं। कोई भी अफसर उठा के देख लें, पिछले ग्रेड 21-22 के अफसरान में से पूछें कि कितने अफसरान मुल्क में रहते हैं पाकिस्तान में, ये बता दें। पेंशन भी लेते हैं बैरून मुल्क,
इन बैरून मुल्क जाने वालों की तो पेंशन बंद करें ना, ये पाकिस्तान के ख़जाने से जा रही होती हैं और वो खुद ही फार्मूला बना के गए हैं कि इतनी लाख उतनी जाए, यानी पाकिस्तानी ख़जाने पे बोझ है। उनकी तनख्वाह 1 लाख से, पेंशन 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन अफसरान की अय्याशियाँ बंद कीजिए। इनके मेडिकल अलाउंस, इनके घर का किराया, इनकी सरकारी कार, इनका मुफ्त पेट्रोल, इनका माली, खाकरूब, अर्दली, खानसामा, बागीचे के अखराजात, इनके लामहदूद यूटिलिटी बिल्स अदायगी, वे सब हुकूमत की तरफ से। और अगर बिजली चली जाए तो 4-4.5 लीटर फ़ी घंटा पेट्रोल 5 घंटे के लिए, ये सब तोहफे नौआबादियाती ज़माने के हैं। जब अंग्रेज़ यहाँ हुक्मरान था, वो यहाँ ये मर्ज़ लगा गया है। हिंदुस्तान ने इस मर्ज़ से निजात पा ली है। वहाँ अफसरान को इस किस्म की रियायतें नहीं मिलती हैं। मेडिकल मिल जाता है, बीमार पड़ते हैं तब उनका इलाज हो जाता है। ये नहीं है कि मेडिकल के नाम पर अलाउंस पैसे रख लिए जा रहे हों। बीमार होंगे, जाएं, इलाज कराएं, हुकूमत उसका पैसा देगी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसके मद में उनको रकम दी जाए, ख़त्म किया जाए ये सिलसिला। ये सब अंग्रेज़ों के ग़ुलामाना दौर के जो है तोहफे हैं। अच्छा, मेडिकल को हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल को बहाल करें, लेकिन इस शक्ल में बहाल करें कि किसी भी सरकारी अस्पताल में इनका इलाज हो सकता है। चले VIP रूम में दे दें इनको, और इनका अगर नफ्स जितना जो है कमज़ोर है तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म ये मुश्किल फ़ैसला कीजिए। अच्छा, अपने प्रोटोकॉल के भी बड़ी मुश्किल फ़ैसला कीजिए। आपके प्रोटोकॉल में जो 100-200 गाड़ियाँ होती हैं उनको कम कर दीजिए, उनको 10-20, 5-6 पे के लिए आइए, ताकि प्रोटोकॉल भी आपको सिक्योरिटी भी और सेफ्टी भी है। ये 100 गाड़ियों का प्रोटोकॉल सही नहीं है। और जनाब तलत हुसैन साहब, आप जो है वो शाहजैन बुगटी पर मत बिगड़िए। आप अपने वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल कम करवाइए। आप जो हैं ये गरीब बलोचों के ऊपर ना अपने जो है ना नज़ला गिराइए, छोड़ दीजिए उनको। उनकी जान को किस कदर ख़तरा है, उनके दादा को किस तरह से मारा गया आपको नहीं पता। शाहजैन बुगटी के दादा को किस तरह मारा गया, क्या आप जो है वो चाहते हैं कि उनको भी इसी तरह मारा जाए? तो आप ही कितने अच्छे सहाफ़ी हैं, आपको तो ये नहीं सोचना चाहिए था, इस तरह नहीं उलझना चाहिए था। आपको उलझना चाहिए था शहबाज शरीफ से, आपको उलझना चाहिए था शहबाज शरीफ से और फ़ौज से कि इमरान खान को क्यों प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो फ़ौज का मजाक उड़ा रहा है, जो नंगी नंगी गालियाँ दे रहा है। इन लोगों ने तो फ़ौज से अपना हक़ मांगा था, सिर्फ नंगी गालियाँ तो नहीं दी थी। आज वो नंगी गालियाँ दे रहा है, आज वो आर्मी चीफ के कार्टून बना रहा है, आज वो आर्मी चीफ को गद्दार कह रहा है। उसको उसका मुंह पकड़ने वाला कोई नहीं है इमरान खान का। जनाब उस तरफ तवज्जो दीजिए। और ये गाड़ियाँ जो हैं प्रोटोकॉल की कम करवाइए। शाहजहान बुगटी की भी कम हो जाएंगी गाड़ियाँ, उनके प्रोटोकॉल भी कम हो जाएगा। और जनाब वज़ीर-ए-आज़म ये बताइए कि अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की रिपोर्ट यानी UNDP की रिपोर्ट, वो जो है उसमें बताया गया कि 17.4 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में मरात याफ्ता तबके पर ख़र्च होते हैं, जो मुल्की मईशत का 6% हैं। बताइए क्या ये गलत है? अगर गलत है तो उनको पकड़िए, और अगर सही है तो बस, तो अब ज़रूरत यह है कि अब आप भी कोई क़ुरबानी दीजिए। और ये कि कुछ अपने दिल पे भी ज़ख्म खाओ, मेरे लहू पर की बहार कब तक, वरना मामला इनकलाब फ़रांस की तरह होने वाला है। अवाम मरात याफ्ता तबके को नोच डालेंगे, घरों से घसीट निकालेंगे, और आप फिर कोई फ़ैसला करने के काबिल नहीं होंगे। और इमरान खान साहब, आपका आप जो है ना साजिशों के नारे बंद कर रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, फलां हो रही है, आपसे बड़ा कोई साजिशी नहीं है। आपका बनी गाला भी रुई के गाले की तरह उड़ जाएगा, जाती उम्रा भी शरीफ बिरादरान के हाथ से जाता रहेगा, बिलावल हाउस की दीवारों में भी शिगाफ पड़ जाएंगे, बहरिया टाउन के मलिक रियाज को वो बेवाएँ जो हैं वो नोच डालेंगी जिनकी ज़मीन पर उसने कब्ज़ा किया था, फिर तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, तब आप कोई फ़ैसला नहीं कर पाएंगे। उस वक्त से डरिए आने से,
उस वक्त से आने से पहले ये मुश्किल फ़ैसला कर लीजिए और आवाम को सहूलत दीजिए, वरना आवाम के हाथ आपके गिरेबान नहीं, आपके जिस्मों को नोच डालेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।